गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा. Today we are going to learn a lesson from your textbook The Spectrum. This is your general English book of class 12th and we are going to learn lesson number 16, The English Language. It is written by Harry Hemsley and this is part 1 of this lesson. On the screen you are seeing cover page of your textbook, that is The Spectrum. The English Language, lesson number 16, The English Language, written by Harry Hemsley. यहाँ आप बेटा कुछ पिक्चर देख रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति खड़े हुए हैं और वो कुछ बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत का विषय है इंग्लिश लैंग्वेज. तो बहुत सारे लोग खड़े होकर अंग्रेजी भाषा के विषय में अपने टीचर से पूछ रहे हैं. सभी विद्यार्थी हैं वो. क्वेश्चन क्या है? इज़ इंग्लिश अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज? क्या अंग्रेजी एक कठिन भाषा है? व्हाट मेक्स इट सो? क्या चीज़ इसे कठिन बनाती है? जैसे जैसे हम लेसन पढ़ते जाएंगे, पोयम आगे बढ़ेगी, हमें पता चलते जाएगा कि यह इन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है जो हमें अंग्रेजी भाषा की डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ने के कारण के बारे में बताती है. Some words have different meanings and yet they are spelt the same. A cricket is an insect. To play it, it's a game. On every hand, in every land, it's thoroughly agreed. The English language to explain is very hard indeed. स्टार्टिंग में ही पोएट ने हमको बता दिया है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका अर्थ अलग अलग होता है, परंतु स्पेलिंग उनकी सेम होती है. मतलब अर्थ अलग देते हैं पर समान रूप से लिखे जाते हैं. अ क्रिकेट इज़ एन इंसेक्ट. टू प्ले इट, इट्स अ गेम. क्रिकेट एक कीड़ा है और यदि खेलने की बात करें तो यह एक गेम है. देखिए आप नीचे स्क्रीन में मैंने क्रिकेट की पिक्चर ली हुई है. लेफ़्ट हैंड साइड पे क्रिकेट जो इंसेक्ट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं झींगुर, उसकी पिक्चर है, और राइट हैंड साइड में क्रिकेट गेम जो 11 खिलाड़ी बैट एंड बॉल के द्वारा खेलते हैं उसकी पिक्चर है. तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम किस अर्थ में क्रिकेट शब्द का यूज़ कर रहे हैं. ऑन एवरी हैंड इन एवरी लैंड इट्स थॉरोली अग्रीड. द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज़ वेरी हार्ड इंडीड. अब यहाँ पर भी देखें, लेखक ने एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की है, सिनिक डॉग, जो बताती है कि कई बार हम पार्ट को होल के लिए यूज़ करते हैं या कई बार होल को पार्ट के लिए. तो सिनिक डॉग एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है इन विच ए पार्ट इज़ यूज्ड फॉर द होल. एग्जाम्पल ABCs फॉर अल्फ़ाबेट. कई बार एक छोटे से हिस्से को उपयोग करते हैं और उससे पूरी चीज़ के बारे में पता चलता है. जैसे ABCs बोल देते हैं तो इसका मतलब होता है अल्फ़ाबेट, पूरे वर्णमाला. और कई बार द होल इज़ यूज्ड फॉर ए पार्ट, कि पूरे के पूरे को उपयोग करते हैं और जबकि हम बात कर रहे होते हैं एक हिस्से की. जैसे इंडिया वन द वर्ल्ड कप. तो यहाँ पे इंडिया पूरी के पूरे भारत ने नहीं खेला, लेकिन खेला किसने है? एक टीम ने. तो हमने होल का यूज़ किया पार्ट के लिए, और ABCs यूज़ की थी अल्फ़ाबेट, यानी पार्ट का यूज़ किया था होल के लिए. तो वैसे ही यहाँ पे हैंड जो है वो पार्ट है बॉडी का, पर यहाँ पर हैंड मतलब एक व्यक्ति. ऑन एवरी हैंड यानी प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा. इन एवरी लैंड, हर जगह पर. इट्स थॉरोली एग्रीड, इस बारे में लोग पूरी तरह सहमत हैं कि द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज़ वेरी हार्ड इंडीड, कि अंग्रेजी भाषा समझाने में बहुत कठिन है. सम पीपल से दैट यू आर अ डियर, येट डियर इज़ फार फ्रॉम चीप. अ जम्पर इज़ अ थिंग यू वियर, येट अ जम्पर हैज़ टू लीव. It's very clear, it's very queer, and pray who is to blame? For different meanings to some words,
pronounced and spelt the same. Some people say that you are a dear. कुछ लोग बोलते हैं कि आप मुझे बहुत प्रिय हो. यहाँ पे डियर का अर्थ प्रिय और विश्वास पात्र दोनों है. Yet dear is far from cheap. जबकि डियर मतलब सस्ते से बहुत दूर अर्थात महंगा. तो डियर के दो अर्थ हो गए, प्रिय या विश्वास पात्र, और दूसरा डियर जो सस्ते से दूर है यानी कि एक्सपेंसिव है, महंगा है. अ जम्पर इज़ अ थिंग यू वियर येट अ जम्पर हैज़ टू लीव. जम्पर एक ऐसी चीज़ होती है जिसे आप पहनते हैं, यानी जम्पर एक टॉप यानी शरीर के ऊपरी हिस्से में पहनने जाना वाला कपड़ा है जिसमें सामान्यतः स्लीव्स होती हैं यानी बाहें होती हैं और अधिकतर ऊन का बना होता है. येट अ जम्पर हैज़ टू लीप. जबकि एक जम्पर को छलांग मारनी पड़ती है. तो जम्पर यानी जंप करने वाला, उचकने वाला. इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्वियर. यह बहुत ही स्पष्ट है और बड़ी विचित्र बात है. क्वियर यानी यहाँ पर विचित्र है. एंड प्रे हु इज़ टू ब्लेम. पर बताएं इसके लिए दोषी कौन है. ब्लेम यानी जिस पर आरोप लगाया जाए, दोष लगाया जाए. फॉर डिफरेंट मीनिंग्स टू सम वर्ड्स प्रोनाउंस्ड एंड स्पेल्ड द सेम. ये आरोप कि कुछ शब्दों की मीनिंग अलग अलग हैं और स्पेलिंग वही है, जबकि उच्चारण और स्पेलिंग वही है पर अर्थ अलग अलग हैं. तो इसके लिए किसे आरोपी ठहराया जाए. यहाँ पर ये बता दें कि भाषा का विकास बहुत ही धीमी गति से होता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक आते आते कुछ ही शब्दों को हम उस भाषा में विकसित कर पाते हैं. तो ये हम नहीं जानते हैं कि कब उस शब्द के लिए किस अर्थ को विकसित किया गया. तो हम नहीं कह सकते कि इसके लिए दोषी कौन है. अ लिटिल जर्नी इज़ अ ट्रिप. A trip is when you fall. It doesn't mean you have to dance whenever you hold a ball. Now here's a thing that puzzles me. Musicians of good taste will very often form a band. I have one around my waist. A little journey is a trip. A trip is when you fall. एक छोटी यात्रा भी ट्रिप कहलाती है और ट्रिप तब भी होता है जब आप गिरते हो, यानी हल्का सा गिरे पर संभल गए तो वो ट्रिप है, और छोटी सी यात्रा पे गए वो भी ट्रिप है. हम बोलते हैं ना हाउ वॉज योर ट्रिप, आपकी ट्रिप कैसी रही. तो ट्रिप यानी छोटी यात्रा जाकर वापस लौटना, उसको बोलते हैं ट्रिप. इट डजेंट मीन यू हैव टू डांस वेन एवर यू होल्ड अ बॉल. जब भी आप बॉल पकड़ेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डांस करना है. यहाँ पे ये जो शब्द उपयोग किया गया है वो इसीलिए कि एक ब्रिटिश क्लासिकल डांस होता है, ब्रिटिश पैटर्न है डांस का, बॉल डांस. तो बॉल डांस जो है एक्चुअली वो बॉल पकड़ के डांस करना नहीं है, वह कपल डांस है जिसका नाम दिया गया है बॉल डांस. दो लोग जोड़े के रूप में डांस करते हैं. आप देखें मैंने यहाँ पे पिक्चर लिया हुआ है बॉल डांस की. तो यहाँ पे बॉल का कोई यूज़ नहीं है पर नाम है बॉल डांस. Now here's a thing that puzzles me. Musicians of good taste will very often form a band. I have one around my waist. अब एक और चीज़ है जो मुझे परेशानी में डालती है. पजल्स यानी परेशानी में डालना, उलझन में डालना. कि म्यूजिशियंस ऑफ गुड टेस्ट यानी ऐसे लोग जिनको संगीत की अच्छी जानकारी है, अच्छी सुरुचि वाले संगीतज्ञ जो लोग हैं, वो एक बैंड बना लेते हैं. बैंड बना लेते हैं मतलब अब एक समूह बना लेते हैं. देखें आप पिक्चर ली है मैंने म्यूजिकल बैंड की. कुछ लोग हैं जो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं और सेम किसी गीत पर वो लोग धुन बजा रहे हैं. दैट इज़ अ म्यूजिकल बैंड. आई हैव वन अराउंड माई वेस्ट. और एक और बैंड की बात हो रही है. आप देखें लास्ट में जो रेड कलर से लिखा हुआ बैंड, कमर पे बांधे जाने वाला एक पट्टा. यहाँ पे बैंड यानी एक पट्टा जो आपके हड्डियों को थोड़ा सहारा देता है ताकि झुकने में परेशानी ना हो. तो बैंड के भी दो अर्थ निकल गए, एक म्यूजिकल बैंड और एक बैंड यानी पट्टा. यू स्पिन अ टॉप, गो फॉर अ स्पिन और स्पिन अ यार्न मे बी. येट एवरी स्पिन्स अ डिफरेंट स्पिन.
as you can plainly see. Now here's a most peculiar thing. 'Twas told me as a joke, a dumb man wouldn't speak word, yet seized a wheel and spoke. You spin a top, go for a spin. आप एक टॉप को, यहाँ पे देखिए मैंने टॉप की पिक्चर ली हुई है। टॉप यानी साधारण शब्दों में हम बोलते हैं लट्टू। तो लट्टू को आप स्पिन करते हैं यानी घुमाते हैं। तो यहाँ पे स्पिन का अर्थ हुआ जोर से गोल घुमाना। तो देखें आप राइट हैंड साइड में आपको टॉप की पिक्चर रेस्ट अवस्था में है और लेफ्ट हैंड साइड में टॉप जो है वो घूमते स्पिन करते हुए है। उसका पॉइंट धरती पर है और वो स्पिन कर रहा है। तो स्पिन यानी होता है घूर्णन करना, घूमना। नेक्स्ट जो ली है लाइन, गो फॉर अ स्पिन। यहाँ पर स्पिन का अर्थ है कि आप तेज रफ्तार यात्रा करते हैं, ड्राइव करते हैं, उसको भी बोलते हैं स्पिन, यानी तीव्र गति से गाड़ी चलाना या यात्रा करना। और स्पिन अ यार्न में भी, और स्पिन अ यार्न मतलब सूत काटना, यानी कॉटन या ऊन से धागा बनाना, उसको भी बोलते हैं स्पिन करना। तो यहाँ पर 3 बार स्पिन का यूज़ हुआ है और हर बार स्पिन डिफरेंट मीनिंग में यूज़ किया गया है। एज यू कैन प्लेनली सी, ये आपको स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पर कि हर बार अलग अर्थ में लिया गया है। नाउ हियर्स अ मोस्ट पिक्यूलियर थिंग, ट्वास टोल्ड मी एज अ जोक। अब एक बहुत ही अजीब सी बात मुझसे कही गई थी एक जोक के रूप में, यानी मजाक, चुटकुले के रूप में। अ डम मैन वुडंट स्पीक, एक गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता। यहाँ पे डम यानी गूंगा, जो बोल नहीं सकता। तो एक गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता। स्पीक अ वर्ड, फिर भी पकड़ रखता है स्पोक को, फिर भी वो स्पोक को पकड़ के रखता है। कहा है कि स्पोक, यहाँ पर स्पोक यानी जो पहिए में तार लगे रहते हैं, आपने साइकिल के पहिए में या फिर गाड़ी के पहियों में देखा होगा कि वो पतले पतले तार लगे रहते हैं जो पहिए को चारों ओर से समान डिस्टेंस पे रखते हैं सेंटर से, उसको बोलते हैं स्पोक। तो यहाँ पर स्पीक का पास्ट टेंस है स्पोक, पर यहाँ पर स्पोक का एक और अर्थ है, वो है पहिए के तार। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता लेकिन पहिए को थाम के रख सकता है। अ डोर में ऑफन बी अजार, but give the door a slam and then your nerves receive a jar. And then there's jar of jam. You have heard of course of traffic jams, and jams you give your thumbs. And adders too, one is a snake, the other adds up some. अडोर में ऑफन भी अजार, एक दरवाज़ा जो है वो अधिकतर अजार यानी थोड़ा सा बंद दरवाज़ा जो थोड़ा सा खुल जाए या जिससे बाहर झांक सकें उसको बोलते हैं अजार। बट गिव द डोर अ स्लैम, और जब दरवाजे को आप ज़ोर से धक्का दे के बंद करते, स्लैम करना यानी यहाँ पे धक्का देना। एंड देन योर नर्व्स रिसीव अजार, और उस समय फिर आपके नर्व्स को भी एक झटका महसूस होता है, उसको भी हम बोल रहे हैं अजार। एंड देन देयर्स जार्स ऑफ जैम, और फिर आती है बात जार यानी यहाँ पे बर्नियाँ जिनमें हम अचार या मुरब्बा रखते हैं। यहाँ पे जैम यानी मुरब्बा, एक स्वीट सब्सटेंस जो फ्रूट को या शुगर को उबाल के बनाया जाता है, वो होता है जैम। तो जार ऑफ जैम, तो यहाँ पे जार यानी बर्नी। तो आप देखें 3 जार यूज़ हुए हैं और तीनों ही जार का अलग अर्थ है। अजार यानी दरवाज़ा खुला होना, हल्का सा बंद दरवाज़ा का थोड़ा सा खुला रहना। अजार यानी झटका। अजार्स ऑफ जैम यानी कि मुरब्बे की बर्नी। अब देखें जैम वर्ड इंट्रोड्यूस हो गया है। यू हैव हर्ड ऑफ कोर्स ऑफ ट्रैफिक जैम्स, आपने कई बार सुना होगा ट्रैफिक जैम्स का, यानी यातायात का रुक जाना। जैम यानी यहाँ पे रुक जाना। एंड जैम्स यू गिव योर थम्स, और कई बार ऐसा होता है कोई चीज़ किसी संकीर्ण स्थान पर जाती नहीं है तो हम अंगूठे से ठूंसते हैं, उसको ज़बरदस्ती भरते हैं, उसको भी बोलते हैं गिव योर जैम्स यू गिव
योर थम्स, आप अंगूठे से किसी को चीज़ को अंदर ढकेलना, उसको भी बोलते हैं जैम्स। एंड एडर्स टू वन इज़ अ स्नेक द अदर एड्स अप सम, और एडर्स भी के बारे में बोलें तो वो भी एक एडर्स होता है सांप, ये ब्रिटेन में पाया जाने वाला एक जहरीला सांप है, उसको बोलते हैं एडर। और द अदर एड्स अप अ सम, और दूसरा एडर वो है जो गणित में जोड़ने का काम करता है, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट। अ policeman is a copper, it's a nickname impolite, yet a copper in the kitchen is an article you light. On every hand, in every land, it's thoroughly agreed the English language to explain is very hard indeed. Policeman is a copper. अमेरिका में यदि कोई पुलिसमैन गलत तरीके से काम करता है, अपने सही कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं कॉपर। ये एक इम्पोलाइट यानी अभद्र या अशिष्ट तरीके से बोले जाने वाला निकनेम है कॉपर, पुलिसमैन। येट ए कॉपर इन द किचन इज़ एन आर्टिकल यू लाइट, और कॉपर किचन में यदि देखते हैं तो एक ऐसा बर्तन है जिस पर आप भोजन पकाते हैं। यहाँ पे लाइट यानी भोजन जलाना। On every hand, in every land, it's thoroughly agreed the English language to explain is very hard indeed. हर व्यक्ति के द्वारा हर स्थान पर इस बारे में पूर्ण तरह सहमत हुआ गया है कि अंग्रेजी भाषा को समझाना वास्तव में बहुत कठिन है। इट्स वेरी हार्ड इंडीड, वास्तव में बहुत ज़्यादा कठिन है। और कारण उसका एक ही है जो हमने पोयम में पढ़ा कि अंग्रेजी भाषा के एक ही शब्द के जिसकी स्पेलिंग और उच्चारण समान है, उनके अर्थ अलग अलग हैं। अब ये मैं बता दूं, अंग्रेजी को यदि सरल समझना है तो उसके लिए अंग्रेजी शब्दों के अर्थ को यूसेज के आधार पे अर्थ निकालना होगा। यूसेज अकॉर्डिंग टू द यूसेज ऑफ द वर्ड, यानी किस संदर्भ में शब्द का उपयोग किया गया है, उस आधार पे उस शब्द का हमें वह अर्थ लेना होगा। इसका मतलब हर शब्द के सारे अर्थ आपको मालूम होंगे, तभी आप अंग्रेजी को सरल समझ पाएंगे, अन्यथा इट्स वेरी हार्ड इंडीड। तो ये पोयम थी हैरी हेम्सले के द्वारा लिखी हुई। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज के सेक्शन में। वर्ड पावर में आप जाएं, बी नंबर पे दिया हुआ है, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, यूज डिक्शनरी इफ नेसेसरी। कुछ शब्द ऐसे दिए हुए हैं आपके 20 वर्ड पावर के सेक्शन बी में, जिनकी उच्चारण एक से हैं पर स्पेलिंग अलग है। अब इनके हमको अर्थ पता करने हैं। तो एक्सेस का अर्थ होता है अ वे ऑफ एंटरिंग और रीचिंग अ प्लेस, मतलब प्रवेश द्वार। और एक्सेस EXCESS, एक्सेस का अर्थ होता है मोर देन नेसेसरी, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा। नेक्स्ट वर्ड है एल्यूजन। एल्यूजन का अर्थ होता है समथिंग दैट रेफर्स टू अनदर पर्सन और थिंग, यानी कोई चीज़ जो दूसरे व्यक्ति की ओर संकेत करती है या इशारा करती है। तो एल्यूजन यानी संकेत या इशारा। और इल्यूजन यानी एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू समथिंग, यानी भ्रम या मरीचिका। प्रीसीडेंट, सम प्रीवियस डिसीजन टेकन एज अ रूल लेटर, यानी पहले के कुछ डिसीजन, निर्णय जो बाद में नियम के रूप में वर्णित हो जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रीसीडेंट। हिंदी में है पूर्वोदाहरण, पूर्व उदाहरण। और सेम उच्चारण वाला शब्द है प्रेसिडेंट, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष। फिर देखें दिया हुआ है सोर, SORE, सोर यानी होता है पेनफुल।
थी, यहीं पे बैठी हुई थी। दो बार पेनफुल लिखा गया है, लिखे रहने दूं? लिखा रहता ना, 17 पेज टाइप कर दिया, कंप्लीट हुआ टाइप। लिखा रहने दो ना, थोड़ा बहुत तो चलता है। रिसर्च के बाल खड़े हो गए तो वहाँ काम कर करके पूरे घर को ऑफिस और स्कूल बना दिए तुमने। एमपी बोर्ड ऑफिस, घर का नाम ही रखना पड़ेगा मेरे को, एमपी एजुकेशन। अब इसको कैसे वापस जाऊं मैं? क्या है? जैसा है वैसे ही करो, सुधारो मत, सुधरे कौन अब तक? सुधार क्यों रही, उसको आगे कंटिन्यू चलने दो ना। हाँ। Now come to the question and answer of the section. What are the two meanings of the word cricket? क्रिकेट शब्द के दो अर्थ क्या हैं? आंसर है, द फर्स्ट मीनिंग ऑफ क्रिकेट इज अ स्मॉल इंसेक्ट एंड द अदर इज द नेम ऑफ अ गेम। पहला अर्थ है क्रिकेट का एक छोटा कीड़ा और दूसरा अर्थ है किसी खेल का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द वर्ड स्पिन यूज्ड डिफरेंटली इन द पोयम? पोयम में स्पिन शब्द अलग अलग अर्थों में किस तरह उपयोग किया गया है? आंसर है, द वर्ड स्पिन इज यूज्ड इन 3 डिफरेंट मीनिंग्स। स्पिन शब्द 3 विभिन्न अर्थों में उपयोग किया गया है। इट यूज्ड टू डिनोट टू टर्न राउंड। स्पिन का अर्थ होता है तेजी से अपने ही स्थान पे घूमना। टू ड्राइव और ट्रेवल क्विकली, तेजी से यात्रा करना या गाड़ी चलाना। एंड टू प्रोड्यूस अ थ्रेड, और धागा का उत्पादन करना या सूत काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज अ कॉपर यूज्ड इन अ किचन? किचन में कॉपर किस तरह उपयोग किया जाता है? आंसर है, कॉपर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ उटेंसिल्स यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। कॉपर का उपयोग उटेंसिल्स यानी भोजन पकाने के बर्तनों के लिए किया जाता है किचन के अंदर। सो हियर आई रेस्ट माई क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। गुड बाय।